हो सकता है कि आप ज़्यादा इतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं लेते होंगे, हो सकता है मैं ज़्यादा, अगर ऐसा प्रॉब्लम है या लोगों में या किसी भी इंसान में ऐसी चीज़ें ऐसे इमोशंस जो है वो इंस्टेबिलिटी होती है, अगर एक इंसान इमोशनली स्टेबल ही नहीं है तो वो डिसीजंस कैसे ले सकता है ना। कुछ आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जो आपको उस तरीके से नहीं आपका ब्रॉटअप कर रहा, लेकिन इससे क्या है कि इससे आपकी लाइफ जो है, आपके लाइफ के सारे एरिया ऑफ एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को अगर जो है ध्यान रखें, इसमें कंसंट्रेशन जो है। अब देखिए, एक चीज़, अगर एक चीज़ से प्रॉब्लम हुई है मुझे, तो मेरे अंदर तो चीज़ें चल रही हैं ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है लेकिन हम में से बहुत सारे लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, वो है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे बहुत सारी बातें होती हैं, इस पे बहुत सारी बुक्स भी हैं और अब लोग इस पे थोड़ा सा काम भी करें और इसको सीरियसली लेते भी हैं कि अगर किसी को कोई मेंटल इशू है तो वो काउंसलिंग की तरफ या कंसल्टेशन की तरफ लोग जाते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान हैं आकाशा खान साहिबा, हम इनसे जानेंगे क्योंकि ये एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और ये कंसल्टेशन देती हैं, लोगों को बताती हैं कि किस तरह उन्होंने अपने आप को स्टेबल करना है, इमोशनली कंपोज्ड करना है और मेंटल हेल्थ के जितने भी इश्यूज़ होते हैं उनकी एक्सपर्ट हैं। आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम आकाशा खान साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मैम, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये करना चाहूँगा क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि एक ज़माना था जब आईक्यू पे बहुत ज़्यादा काम होता था। आज से अगर हम 10-15 साल पीछे चले जाएं, लेकिन अब जो करंट टाइम है, पिछले 4-5 साल से सब लोग ये बात करते हैं कि ईक्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका इमोशनल कोशेंट, जिसे आप कह लें कि आपको इमोशनली कंपोज्ड होना, फिर वो उसी पे आपके सारे डिसीजंस और चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। तो आप लोगों से मिलती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, आपकी चूँकि ये फील्ड है, मुझे ये बताइएगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी ये क्या होती है और ये लोगों में किस तरह डेवलप की जा सकती है? देखिए, सबसे पहले तो इमोशंस जो हैं वो वेरी करते हैं पर्सनालिटी टू पर्सनालिटी, ठीक है। और इसमें ये होता है कि आप कितने स्टेबल हैं अपने इमोशंस को लेके। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक डिसीजन लिया है या आप ओवर सेंसिटिव हैं तो आपने उस पर कितना स्टक रहते हैं, नहीं रहते हैं, या आप किस तरह से उसको लेकर चलते हैं। तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में कितने इमोशनली जो है वो डिसीजंस लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो ये बहुत डिपेंड करता है आप पे। तो इसको आप डेवलप, अब डिफरेंट हैं, वी आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, ठीक है। आपके हो सकता है कि आप ज़्यादा इतनी जल्दी स्ट्रेस नहीं लेते होंगे, हो सकता है मैं ज़्यादा सेंसिटिव हुई इस चीज़ को लेकर तो मैं जल्दी स्ट्रेस लेना शुरू होती है। अगर ऐसा प्रॉब्लम है या लोगों में या किसी भी इंसान में ऐसी चीज़ें ऐसे इमोशंस जो है वो इंस्टेबिलिटी होती है, तो उसमें फिर आप उस पर काम कर सकते हैं। आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको अपनी स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। अगर आप में बहुत ज़्यादा कमी है इमोशंस की या कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप मिरर टेक्निक यूज़ करें। आजकल तो ज़माना आपको पता है कि वीडियोज़ का है, इंटरनेट पर इतने सारे साइकोलॉजिस्ट, इतने ज़्यादा प्रोफेशनल लोगों ने जो है वो अपनी वीडियोस जो हैं वो इन टॉपिक्स पे की हुई हैं। आप उनको देखें, आप वो कंसल्ट करें। और अगर इसके बावजूद अगर आपकी इमोशंस जो हैं आपकी चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं तो आप कंसल्टेशन की तरफ जा सकती हैं। लेकिन इससे क्या है कि इससे आपकी लाइफ जो है, आपके लाइफ के सारे एरिया ऑफ एस्पेक्ट जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप एक इमोशंस, अगर एक इंसान इमोशनली स्टेबल ही नहीं है तो वो डिसीजंस कैसे ले सकता है ना। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इमोशन स्टेबल हों। अगर कल को आपने डिसीजन लिया अच्छा ये आपके लिए, तो आप ओवर सेंसिटिव होकर अगले दिन सोचना शुरू हो गई, नहीं हो सकता है कि मैंने ये डिसीजन सही नहीं लिया, क्योंकि आप ओवर सेंसिटिव हैं या आपके एंगर इश्यूज हैं या किस तरह के जो भी आपके मामलात हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे ज़रूरत है कि आप अपनी स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस को इमोशनल स्टेबिलिटी के साथ लेकर चलें और उसको जो है वो वेरीफाई करें कि आपकी क्या चीज़ें आपको किस तरीके से लेकर चलनी चाहिए। तो ये आपको इस पर, अगर इट्स ओके कि अगर आप थोड़े से इनस्टेबल हैं भी तो आप उस पर काम करके अपने आप को कर सकते हैं, डजंट मैटर। अच्छा मैम, मुझे ये बताइएगा कि इमोशनल स्टेबिलिटी की आपने बात की, तो अगर किसी को पता है कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल एंगर इशू है या उसको कह लें कि वो उदास हो जाता है, तो इन चीज़ों को वो किस तरह मैनेज करें?
देखिए, अगर सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करें, आप वेरीफाई करें कि आपके अगर ये इमोशनली इस तरह से हैं तो आपके प्रॉब्लम्स क्या हैं, कॉज क्या है, रूट क्या है। रूट कॉज क्या है? सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको रूट कॉज पता होनी चाहिए। हो सकता है मे बी कुछ जेनेटिकली इश्यूज होते हैं, हो सकता है कुछ आपका इन्वायरमेंट ऐसा है जो आपको उस तरीके से नहीं आपका ब्रॉटअप कर रहा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले रूट कॉज देखें कि आप इमोशंस, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये इंस्टेबिलिटी आ रही है, आपको एंगर इश्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा सैडनेस या उस तरफ जा रहे हैं, तो इसकी रूट कॉज क्या है। फिर उसके बाद उसको कम से कम करने की कोशिश करें, उस पर वर्किंग स्टार्ट करें। इट्स ओके अगर आप उस पर वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज़ फेसिंग लाइक दिस कि आप हर कोई स्ट्रेस कर रहा है, हर कोई जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जो कह लें कि फेस डिफरेंट उसमें एक्सपीरियंस कर रहा है। तो इट्स ओके कि अगर आप उस चीज़ को अगर मैनेज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और इसको आप डिफरेंट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। आप अगर सबसे पहले तो ये है कि आई वुड रेकमेंड कि आप प्रोफेशनल हेल्प जो है वो ज़रूर लें, ठीक है। अगर हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि ये एक बहुत ही स्टिग्मा है कि प्रोफेशनल हेल्प की तरफ बहुत जल्दी हम नहीं जाते हैं। तो अब तो इंटरनेट सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है, आप उसमें जो है वो डिफरेंट वीडियोस जो हैं बहुत से लोगों ने, बहुत प्रोफेशनल लोगों ने डाली हुई हैं, आप उसको चेक करें, उनको देखें, उनसे सीखें कि किस तरह से वो आपको स्ट्रेटजीज क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं कि जिससे आप अपने इमोशंस को कवर कर सकते हैं, अपने एंगर इश्यूज कवर कर सकते हैं। अगर आप डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर बर्डन अपने आप को फील कर रहे हैं, तो आप ये उन वीडियोस को देख के कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप मेडिटेशंस कर लें, आप रिलैक्सेशन थेरेपी कर लें अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे, देन ही उसके बाद आप कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। तो दैट वुड बी वेरी अच्छा इंपॉर्टेंट। मैम, एक सिचुएशन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आया ये जो है वो आपकी मेंटल हेल्थ से रिलेट करती है या नहीं करती। अगर कोई शख्स है वो अपना काम शाम ख़त्म करके अब वो घर चला गया, वो रेस्ट कर रहा है या टीवी देख रहा है, उसके साथ ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात ना वो एक कोई मूवी लगाता है, अभी वो थोड़ी सी देखता है 4-5 मिनट की, उसको अच्छी नहीं लगती, वो चेंज करके दूसरी लगाता है, फिर उसे वो अच्छी नहीं लगती, फिर वो उसको चेंज करके तीसरी मूवी लगाता है, और फिर उसको एंड पे वो टीवी बंद करके ना वो मोबाइल फ़ोन अपना निकालता है, वो किसी से बातचीत शुरू कर देता है। अब वो बातचीत करके भी ना थोड़ी देर 2-4 मिनट के बाद ना उसको बेचैनी सी होती है या वो उसको अच्छी नहीं लगती बातचीत, वो उसको ख़त्म करके फिर कोई और काम शुरू कर देता है, फिर थोड़ी देर बाद उस काम को भी कहीं पार्क करके कोई और काम करने लग जाता है। तो ये जो एक मिजाज है, यानी कि इसमें बेसिकली हो ये रहा है कि वो एक कंटेंटमेंट नहीं फील कर रहा और उसको पता नहीं मैंने क्या करना है, वो बार बार मतलब उलझ रहा है चीज़ों के साथ। इस सिचुएशन को साइकोलॉजी में क्या कहते हैं और इसका हल क्या है? इसको कहते हैं लैक ऑफ कंसंट्रेशन, कि आपकी कंसंट्रेशन, आप फोकस नहीं है, ठीक है। आप चीज़ें क्योंकि आपका ध्यान जो है वो डिफरेंट चीज़ों की तरफ है। अब बैक ऑफ द माइंड, अगर जैसे आपने सारी एग्जांपल्स दी हैं पूरी, अब हो सकता है उस पर्सन के बैक ऑफ द माइंड कुछ और चल रहा हो कि जो वो एक काम भी कर रहा है उसको सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही है, वो डिससेटिस्फाइड हो रहा है उन सारी चीज़ों से, तो वो बैक टू बैक एक काम कर रहा है, दूसरा कर रहा है, तीसरा कर रहा है। लेकिन वही वाली बात जो मैंने पहले भी बोली है कि जब तक आपको एक रूट कॉज नहीं पता होगी, जब तक आप उसको रूट कॉज नहीं खत्म होगी ना, तो आप वो चीज़ें नहीं कर सकते हो। आप कभी भी ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते, आप कभी भी चीज़ों को टैकल नहीं कर, सॉर्ट आउट नहीं कर सकते अगर आपको वजह नहीं पता, आप वजह नहीं खत्म करते हैं। तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस चीज़ को अगर जो है ध्यान रखें, इसमें कंसंट्रेशन जो है वो सिर्फ तभी हो सकती है जब आप फोकस्ड होकर अपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो काम करें, और अपनी जो आपकी सोचें हैं, जो आपके माइंड में चीज़ें चल रही हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता किस तरह से आप जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। अच्छा मैम, फॉर एग्जांपल उसे अपनी डेली रूटीन की थकावट है, या वो जो जिसे कहते हैं उसका वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, उसकी वजह से वो थका भी हुआ है, थोड़ा सा शायद परेशान है, अपसेट है, स्ट्रेस में, उसकी वजह से वो ये कर रहा है। अब उसने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर ली कि वो ये है कि शायद मैं थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, अब वो क्या करे? अब उसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग अलग रखनी चाहिए। देखिए, हम हर पर्सन की एक पूरा अगर 24 आवर्स हमारे एक दिन में हैं, तो हमारे पास बहुत सारे काम है ना, हमारी पर्सनल लाइफ भी है, प्रोफेशनल भी है, सोशल भी है, ठीक है। तो हमें ये ज़रूरत है इस चीज़ की कि हम ये देखें कि हमने प्रोफेशनल लाइफ को उसी वर्क प्लेस में ही रखना है। जो वर्क प्लेस के इश्यूज़ हैं, आप उसको कोशिश करें कि आप उसको उस हद तक ही नहीं, जब आप घर आ रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो रही है, तो आप कोशिश करें कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को जो है वो करने की ट्राई करें कि किस तरह से आप उसको टैकल करें। उधर का गुस्सा क्या होता है कि हम वर्क प्लेस का गुस्सा जो है वो घर में आके बीवी बच्चों पे उतार रहे होते हैं बहुत से लोग, या घर आ गए हैं तो वो डिस्टर्ब हो गई हैं, अगर आप अनमैरिड हैं तो आप रूम में लॉक हो जाते हैं, खाना नहीं खा रहे, तो वो बहुत सारी चीज़ें आपकी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये लर्निंग से ही होती है, ये सीखने से ही आएंगी। तो आप इस चीज़ को सीखें, तो ये आप अपनी दोनों लाइफ को जो है वो अलग अलग रखें, तो ही आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अच्छा मैम, दो चीज़ें मैं ना ज़रूर पूछना चाहूँगा, मेरे बड़े रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं कि अगर किसी इंसान को गुस्सा आता है,
बिला वजह दूसरों पे गुस्सा आता है, तो उसको क्या करना चाहिए? मतलब उसको पता भी चल गया कि मुझे गुस्सा आता है और मैं बाज़-औक़ात थोड़ा सा मिसकंडक्ट कर जाता हूँ या इस तरह से बिहेव कर जाता हूँ जो लोगों को पसंद नहीं आता और लोग हर्ट भी होते हैं, उस इंसान को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कि आप हो, कुछ लोगों में ये पर्सनालिटी इश्यूज ही होंगे, ठीक है। पर्सनालिटी इश्यूज को टैकल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एक चीज़ आपकी बाय बर्थ चलती आ रही है ना, एक चीज़ आपके स्टार्ट से ही है। जब स्टार्ट में वर्किंग नहीं हुई है तो अगर आप इस एज में आके करेंगे तो वो थोड़ा सा आपके लिए एक चैलेंजिंग, आई मस्ट से कि वो चैलेंजिंग हो सकता है। लेकिन अगर आपके इश्यूज जो हैं वो ओवर बर्डनाइज की वजह से आपके एंगर इश्यूज हैं, आप ओवर स्ट्रेस्ड हैं, उस वजह से अगर आपकी ये सारी चीज़ें हैं तो आप उस चीज़ को कोशिश करें कि टैकल करने की, क्योंकि इस तरह अगर आप इसको टैकल नहीं करेंगे तो आपके एक बार आपकी चीज़ें, आप वर्क प्लेस में एक बार लड़ाई कर लेंगे, आप दूसरे दिन भी ऐसे कर लेंगे, तीसरे दिन वो आपको निकाल देंगे, तो आपकी सारी एरिया ऑफ लाइफ आपकी तो वर्किंग। मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ टिप्स बताएं, यानी कि एक सिचुएशन में अगर एक बंदा फंसा हुआ है तो वो उस सिचुएशन में पहला काम क्या करे, फिर दूसरा काम क्या करे, फिर तीसरा, टिप्स बताएं। सबसे पहले तो आप अपने आप को मेडिटेशन यानी रिलैक्सेशन, डीप ब्रीथ है जो कि मेरे ख्याल से अब तो सबको अवेयरनेस काफ़ी हद तक आ गई है। अगर आपको थोड़ा सा अपने आप को उस टाइम अगर आप रिलैक्स रखें, ठीक है, अपने आप को उसी टाइम गुस्सा आ रहा है, गुस्से की सिचुएशन, आप थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करें, ठीक है, अपने आप को कहकर, देन उसके बाद आप अपने आप को डिवर्ट कर लें। अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आप उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए चले जाएं। अगर आपकी लड़ाई हो रही है या आपकी वर्क प्लेस में या घर में किसी भी तरह से अगर आपकी ये इश्यूज चल रही हैं, आप उस एनवायरनमेंट से, उस सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए अलग हो जाएं, ठीक है, थोड़ी देर के अलग हो जाएं। उसके बाद आप बात, जो मैं समझती हूँ कि आप बात ज़रूर करें। हम क्या करते हैं कि अगर एंगर इश्यूज आ गए, जैसे मैंने बोला है, तो लोग समझते हैं अच्छा उस चीज़ को ना आपने डिटैच कर लेना है। और अब देखिए एक चीज़, अगर एक चीज़ से प्रॉब्लम हुई है मुझे, तो मेरे अंदर तो चीज़ें चल रही हैं ना, मेरे अंदर की जो एक चीज़ है, एंगर जो अंदर जा रहा है वो बाहर निकलेगा नहीं, तो वो कैसे होगा? वो तो मेरी अंदर इंटरनल मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम लें, अपने आप को काम डाउन करें, एंड देन अगर आपको किसी पर्सन के से गुस्सा है या आपको उस पर गुस्सा है, किसी बात से है, आप उससे बात कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि आप एंगर इश्यूज़ में आप अग्रेसिव होकर ही बात करें, आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं। आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर उससे कह सकते हैं कि मुझे आपकी इस बात से प्रॉब्लम है, या वर्क प्लेस में है तो आप कह सकते हैं कि मुझे ये काम सूट नहीं कर रहा है, या डिफरेंट तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से भी कह सकते हैं कि आपका चीज़ें जो हैं वो आपकी टैकल हो जाए, क्योंकि आपने चीज़ें बिगाड़नी नहीं है, आपने तो चीज़ें अपनी सॉर्ट आउट करनी है। तो उसके लिए अगर बात नहीं करेंगे तो सॉर्ट आउट नहीं होगी। हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि शायद हम उस सिचुएशन से चले जाएं, अवॉइड करेंगे। अब अवॉइड कर तो रही हैं, लेकिन वो चीज़ें अंदर से निकल नहीं रही ना, उससे निकालनी भी तो है ना, वो फिर रूट कॉज एड्रेस नहीं होगी। एग्जैक्टली। अच्छा मैम, कुछ लोगों के अंदर ना जल्दबाजी बहुत आ जाती है। मतलब एक लाइफ का डिफरेंट फेजेस होते हैं। किसी फेज़ में इंसान बहुत लेज़ी होता है, लेकिन किसी फेज़ कोई ऐसा भी आ जाता है कि उसके अंदर बहुत जल्दबाजी आ जाती है, और वो जल्दबाजी में कभी कभी ऐसे डिसीजन ले लेता है या ऐसी चीज़ें कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। तो वो अपने अंदर की जो जल्दबाजी है उसको इंसान कैसे मैनेज करे? देखिए, जल्दबाजी जो है वो वक्त के साथ साथ जो है ना, वो आप, आई मस्ट से कि आप टाइम के साथ साथ चेंज होते हैं। हर पर्सन टाइम के साथ साथ चेंज होता है अपनी लाइफ के साथ, और आपको फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं या बहुत ज़्यादा एक अब्रप्ट डिसीजंस ले लेते हैं, तो आपको टाइम के साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ हो जाना चाहिए। जो लोग इसको नहीं टैकल कर पाते हैं, जो इसके साथ साथ नहीं टाइम के साथ साथ चलते हैं, वो फिर जो आपने बताया कि वो इश्यूज़ भी इस तरह से फेस करते हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी जज्बात में आके डिसीजंस लेना शुरू हो जाती हैं। तो अगर वंस आपने डिसीजंस ले लिया है और आप एक ख़राब डिसीजन की तरफ चले भी गए हैं, तो आप उसको ठीक भी तो कर सकते हैं ना, आप कोशिश कर सकते हैं। देखिए, कोशिश करना हमारा काम है, मेहनत करना हमारा काम है। आगे जो उसका रिजल्ट है वो तो आपके सबसे पहले अल्लाह ताला के हाथ में है, और फिर उसके बाद आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। मैम, तरक्की करने के लिए या प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्विक डिसीजंस लेना ये इम्पॉर्टेंट है या नहीं लेने चाहिए? सिर्फ वो लोग क्विक डिसीजंस जो हैं वो ले सकती हैं जिनका इमोशनली जो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जो समझते हैं कि आप, अच्छा बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे अब हम बात करें कि जैसे मैंने पहले बात की है कि डिफरेंट पर्सनालिटी वेरी करती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का जो है वो IQ विद
EQ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, जिनके पास्ट में डिसीजन मेकिंग अच्छी है, ठीक है, वो लोग क्विक डिसीजन ले सकते हैं। और वो लोग क्योंकि वो उसी टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं ना अपने माइंड में। आपने अपने माइंड को इतना ज़्यादा फास्ट और इतना ज़्यादा एक स्मार्ट वर्क की तरफ आप ले गए हैं कि आपके पास कोई उस टाइम आया कि आपने सडन जो है आपने सोचा और आपने उसकी कैलकुलेशन की और आपने उस चीज़ को कर लिया कि नहीं। तो इस तरह के लोग जो हैं वो डेफिनेटली क्विक ले सकते हैं। और जो अगर दूसरे तरह से जिनकी थोड़ी सी वीक है या तो थोड़ा सा अपने आप को करना चाहते हैं, तो वो फिर थोड़ा सा इस पर अगर वर्किंग करेंगे तो आई थिंक सो कि ये। मैम, कासिम अली शाह साहब को और कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन के काम को आप कैसे देखती हैं? मैं इसको बहुत ही पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है शाह साहब को काम करते हुए बहुत साल हो गए और उनकी बहुत एक स्ट्रगल और मेहनत रही है इस चीज़ में। और अब मैं देखती हूँ कि साथ साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स वो लॉन्च करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली वो CSS के लिए जो है वो एक बड़ा अच्छा मुझे लगा कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनको फ्री जो है वो उस चीज़ के लिए जो है आप लोग एजुकेट कर रहे हैं। तो आई थिंक सो कि ये बहुत अच्छा जो है वो एक इनका जो चीज़ें चलती हैं। तो आई वुड हाईली रेकमेंड कि इस चीज़ को, इनके काम को मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाशा खान साहिबा, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आप यहाँ पे आई। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से, इस इंटरव्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी ट्रॉमा से, किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उन्हें कुछ ना कुछ टिप्स इसमें ज़रूर मिले होंगे कि वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी को, अपने जो है वो एक ज़हनी सेहत को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।